तो 2018 में जो है डॉक्टर नीरजा बाटला ने दोबारा स्टेजिंग चेंज की थी। तो इसमें जो स्टेजिंग है दैट इज स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। मोटा मोटा याद रखने के लिए 1 वो है जो सर्विक्स में ही है, 2 वो है जो सर्विक्स से थोड़ा बाहर गया है। सर्विक्स से बाहर मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह बाहर। तो सर्विक्स के नीचे मतलब वेजाइनल इन्वॉल्वमेंट 2A, ऊपर मतलब पैरामेट्रियल इन्वॉल्वमेंट 2B, 3 मतलब और वो नीचे और ऊपर गया है। नीचे मतलब वेजाइनल वॉल अगेन बट लोअर थर्ड ऑफ वेजाइनल वॉल। ऊपर मतलब पेल्विक वॉल या फिर पेल्विक वॉल में और क्या हाइड्रोनेफ्रोसिस कर सकता है या नॉन फंक्शनिंग किडनी कर सकता है। उसके अलावा 3C आता है पेल्विक एंड पैराओटिक लिम्फ नोड्स। ठीक है, यहाँ पे मैडम हैज चेंज द स्टेजिंग कि जो आप ये पैराओटिक और पेल्विक लिम्फ नोड्स बता रहे हो, ये जो आप स्टेजिंग बता रहे हो, इट इज डिनोटेड बाय R and P। तो शी सेड कि because now even in low to middle income countries also the imaging is easily available। तो अब जो है रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी will be the methods by which you stage। अगर आप सर्जरी के टाइम पे पैराओटिक लिम्फ नोड सैंपल करते हैं, उससे आपको पता चलता है कि वो 3C है तो आप P लिखेंगे, या फिर पहले बायोप्सी लेके आपको पता चल रहा है कि वो लिम्फ नोड पॉजिटिव है तो आप 3P लिखेंगे। अगर आप बाय रेडियोलॉजी कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव है तो आप 3CR लिखेंगे। ठीक है, और 4 है कि इसके अलावा यानी कि पेल्विस को छोड़ के बियॉन्ड ट्रू पेल्विस पेशेंट की जो डिजीज है वो जा चुका है, या फिर रेक्टम और ब्लैडर का म्यूकोजा इन्वॉल्व हो चुका है। सिर्फ एक एडिमा डज नॉट, एक डुलस एडिमा ऑफ रेक्टम और ब्लैडर डज नॉट डेजिग्नेट द डिजीज टू बी डिजीज स्टेज 4। ठीक है, तो 4 में वही अगर एडजेसेंट पेल्विक ऑर्गन्स है तो 4A, उससे दूर गया है तो 4B। ठीक है, तो अब ये हमें देखना है कि अभी हम पढ़ रहे थे कि स्टेज 1 जो डिवाइडेड है 1A और 1B में। 1A है माइक्रोस्कोपिक डिजीज लेस देन 5 mm, 1B है जो हम देख सकते हैं। तो 1B की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ हेड नेक, 2 से कम, 2 से 4, 4 से ज्यादा। ठीक है, और 2 की भी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है 2A एंड 2B। तो 2A यानी हमेशा जब हम 2 और 3 की बात करते हैं तो we'll go first down and then up। So 2A is vagina, 2B is parametria, similarly 3A is vagina, 3B is pelvic wall। ठीक है, so here also 2A is less than 2A1 is less than 4 centimeters, 2A2 is more than 4 centimeters। And like we discussed कि जब भी disease is more than 4 centimeters you will not prefer surgery for that patient। ठीक है, so where all is disease more than 4 centimeter, it is when it is confined to cervix 1B3 or when it is going up to the vagina but more than 4 centimeters। ठीक है, that is 2A2। तो 1B3 और 2A2 में हम लोग सर्जरी प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ लार्ज डिजीज, इट इज अ बल्की डिजीज। आप अगर ऑपरेट कर भी देते हो तो इट इज अ हाई रिस्क पैथोलॉजी, जिसके बाद आपको पेशेंट को देन अगेन CTRT देना पड़ेगा। तो गिविंग 3 मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट विल नॉट हेल्प दैट पेशेंट एनी हाउ। ठीक है, सो व्हेन इट इज मोर देन 4 सेंटीमीटर्स डू नॉट ऑपरेट। ठीक है, रह गया हमारे पास क्या, हमारे पास रह गया 1B1, 1B2, 2A1। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सर्जरी देख रहे हैं। ठीक है, सो फ्यू थिंग्स जो ये बाटला मैडम के पेपर में थोड़ा ठीक था। सो माइक्रो इन्वेसिव डिजीज जो हमने पढ़ा 1A, उसको हम फर्दर कर रहे थे 3 mm से कम या 3 से 5 mm। ये माइक्रो इन्वेसिव डिजीज है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे पता चलता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे जो स्पेसिमेन जा रहा है वो कैसे जा रहा है, या तो वो कोन बायोप्सी से जा रहा है या लीड से जा रहा है या कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन से जा रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आप बायोप्सी ले रहे हैं और ये इतना छोटा डिजीज है कि ये 5 mm से भी कम है तो वो पूरा का पूरा लीजन आ जाना चाहिए उसमें। ठीक है, तो अगर तो ये लीजन पूरा का पूरा आ गया है। ठीक है, एंड बाय पैथोलॉजी यू आर सेइंग दैट द डिजीज फोकस इज लेस देन 3 mm और 5 mm व्हाटएवर, सो एंड द मार्जिन्स आर नेगेटिव, देन इट इज स्टेज 1A1 और 1A2। बट whatever by whatever means you have taken this pathology, आपने लीड किया, कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन किया, या फिर
सिंपल हिस्टेरेक्टमी करके आपने निकाला या ट्रेकिलेक्टमी करके निकाला, ठीक है, एंड द मार्जिन्स आर पॉजिटिव, देन यू स्टेप इट अप टू 1B1, ठीक है. सो 1A1 on pathology, मतलब 1A on pathology with positive margins is 1B. ओके. सो इन्वेजिव डिजीज क्या होता है? इन्वेजिव डिजीज है जो विजिबल डिजीज है 1B ऑनवर्ड्स, ठीक है. तो इसमें आप क्या करेंगे? विजिबल लीजन है, पंच बायोप्सी ले सकते हैं या लूप बायोप्सी ले सकते हैं, ठीक है. अब आप जब ये ले रहे हैं, यू विल आल्सो हैव टू कंफर्म द स्टेजिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स. उसके लिए MRI इज द बेस्ट मेथड व्हेन द ट्यूमर्स के जो नोड्स हैं वो मोर देन 10 mm है. बट देन अगेन यू हैव टू रिमेंबर दैट कंट्रीज लाइक आवर्स, जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रीजंस भी होते हैं, वहाँ पे भी लिम्फ नोड्स जो है आपको इनलार्ज्ड दिख सकते हैं, ठीक है. सो लगा लो अगर MRI में आपको दिख रहा है मोर देन 10 mm का नोड, ठीक है, तो दैट when it comes to countries like us, PET-CT is more accurate than CT and MRI क्योंकि उसके false negative rates कम हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में inflammatory reasons of para-aortic lymph nodes भी हो सकते हैं, ठीक है. Then we come to, ठीक है, वर्कअप में हम क्या क्या करेंगे? तो अगर हमें पता चल गया एक लीजन है, हमने उसकी बायोप्सी ले ली, MRI कर लिया, PET-CT कर लिया. अब हमें पता करना है आगे हमें क्या क्या करना है, ठीक है. तो इन्वेजिव कार्सिनोमा है, चेस्ट असेस करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे. हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए आप क्या क्या करेंगे? रीनल अल्ट्रासाउंड, CT और MR. एक चीज जो हमें याद रखनी है कि अगर पेशेंट का जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है, वी शुड बी अ लिटिल मोर केयरफुल विद द कॉन्ट्रास्ट जो हमें देना होगा क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी हाइड्रोनेफ्रोटिक है, ठीक है. One doubt, sorry. In the previous thing you mentioned PET-CT, MRI, right? Like in the staging workup. Is it being mentioned here as both should be done or either? So they said that whenever you want to assess the nodes, it is the best that radiological assessment of primary tumors more than 10 mm, it is better that you go for an MRI. But for countries are like ours, it is better that you go for a PET-CT. So it is not really saying whether both are needed or only PET. मतलब ऐसा clearly नहीं बता रहा है. Doesn't really say that. मतलब it says कि हमारे country में mostly लोगों के para-aortic lymph nodes enlarged ही होंगे. What is this? It is a paper, na? Like मतलब it's a review. It's a paper by Dr. Neerja Bhatla who gave the new classification. ये review. पैरामेट्रिक असेसमेंट के लिए बेटर इज MRI और CT. पर बेटर डिनिलेशन ये 2B स्टेज 2B जो है ना, पैरामीटर में इन्वॉल्व है ना 2B. Isn't it MRI always? MRI. I don't have any evidence to say it. Where do we quote? I don't. MRI हमारा तो कंसल्टेंट ऐसे करते हैं कि लाइक पैरामीटर इशू भी है. डाउट ऑफ पैरामेट्रिक देन गो फॉर MRI. Yeah, हम तो MRI ही करते हैं, सब सर्विक्स में MRI ही करते हैं. We don't do CT only. I don't know what the general नोट्स के लिए और अर्ली डिजीज के लिए very advanced. Any cervix we do MRI. Anyone has any idea about what to quote as evidence? Like मतलब ये पूछते हैं ना, like gold standard etc. Find out. We'll come back with that. No problem. We can check Pligo problem. So then again, अगर biopsy में we have a positive biopsy, so we have to assess chest. For that we do a chest X-ray, and hydronephrosis के लिए we can do ultrasound, CT और MR. ठीक है. If the patient is clinically symptomatic and you think that there is clinically symptomatic or by clinical examination you feel that there might be an invasion of bladder or sigmoid, then we need to do bladder and rectum examination by cystoscopy and sigmoidoscopy only when clinically symptomatic or by clinical examination you feel that it is involved. ठीक है. So this is important क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछते हैं that when do you do a cystoscopy. So whenever there is a barrel-shaped endocervical growth, so whenever the growth is in endocervix and there is a barrel-shaped cervix, so then, and in cases where the growth has gone into the anterior vaginal wall, so there we need to do a cystoscopy. ठीक है. और bladder और rectal involvement जो है, if we feel that there is bladder and rectal involvement, then it has to be proven by a biopsy. Mere bullous edema does not warrant it to be a stage 4. ठीक है. Then okay.
So then again, I will come to the guidelines also, but when we are saying stage 1A1, so stage 1A1 is divided into stage 1A1 without LVSI and stage 1A1 with LVSI. One thing to notice, LVSI does not change staging, but it changes the management, because whenever you have stage 1A1 with LVSI, the possibility of nodal involvement, pelvic nodal involvement, वो suddenly बढ़ जाती है. So whenever there is a stage 1A1 with LVSI, you will have to address the nodes as well. ठीक है. उसके अलावा, okay, then again, for all the tumors, we will have fertility preserving as well as fertility preserving options, as well as whenever patient has a family complete, we have non-fertility preserving options. So whenever you are going with a fertility preserving option, ठीक है, तो fertility preserving option अगर आप लेते हैं, तो how do you follow up that patient? You have to do a pap smear every 3 monthly for 2 years, 6 monthly for 3 years, ठीक है, and then after 5 years, if all the examinations, prior examinations done are normal, तो वो जो routine screening national guidelines के हिसाब से है, हम उस पे वापस जा सकते हैं, ठीक है. These are some important things. I'll come to the PPT also, ठीक है. So then again, staging wise चलते हैं. So there are 3 types of hysterectomy. We know simple extrafacial hysterectomy, modified radical hysterectomy and radical hysterectomy. ठीक है. इसके classification systems थे Piver, Rutledge and Corlo-Monro. तो type 1, 2 and 3 and type A, B and C are simple, modified and radical. ठीक है. इनको वर्दाइन्स और मीड्स भी बोलते थे. जो टाइप 2 है उसको वर्दाइन्स और 3 को मीड्स. ठीक है. देन इंडिकेशन स्टेज वाइज जाते हैं. तो स्टेज 1A1 में सिंपल, 1A1 विद LVSI, जैसे मैंने बोला था 1A1 विद LVSI, नोट्स भी एड्रेस करने पड़ेंगे, टाइप ऑफ हिस्टेक्टमी भी बदल जाएगी. तो 1A1 में सिंपल, 1A1 विद LVSI एंड 1A2 में मॉडिफाइड रेडिकल यानी टाइप 2, और उसके बाद 1B आते ही एंड सिलेक्टेड स्टेज 2A यानी 2A1 जहाँ तक हम ऑपरेट कर रहे हैं तब तक रेडिकल. हमने बात की थी कि 1B3 और 2B में हम लोग ऑपरेट नहीं करते बिकॉज दे आर मोर देन 4 सेंटीमीटर्स एंड वी डू नॉट टेक दिस पेशेंट्स अप फॉर सर्जरी. ठीक है. ऑल ऑफ देम विल हैव यूट्रस एंड सर्विक्स रिमूव. सब में ओवरीज प्रिजर्व करना इज एन ऑप्शन. वजाइनल मार्जिन ऑल्सो, जब आप सिंपल कर रहे हो आपको वजाइनल मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है. मॉडिफाइड में 1 to 2 सेंटीमीटर और रेडिकल में अप टू 1/4 to 1/3 आप ले सकते हो ऑफ द वजाइनल लेंथ. यूरेटर्स पहले में हम जैसे सिंपल हिस्टेक्टमी करते हैं, वी डू नॉट मोबिलाइज. मॉडिफाइड में क्या है, वी विल टनल थ्रू द ब्रॉड लिगामेंट एंड 3 में आल्सो वी विल टनल थ्रू द ब्रॉड लिगामेंट. कार्डिनल लिगामेंट्स का डिवीजन आल्सो विल गो सिमिलर कि जब कार्डिनल लिगामेंट्स हम सिंपल हिस्टेक्टमी में डिवाइड करते हैं, इट इज एट द यूट्रस सर्वाइकल बॉर्डर. मॉडिफाइड में वो हाफ वे हो जाएगा वेयर द यूरेटर ट्रांजिट्स द ब्रॉड लिगामेंट, और सी में बिल्कुल पेल्विक साइड वॉल पे. यूट्रोसेक्रल्स आल्सो सिमिलरली एट द सर्वाइकल बॉर्डर, पार्शियली रिमूव्ड और नियर सेक्रल बॉर्डर. ब्लैडर मोबिलाइजेशन इज टू द बेस ऑफ ब्लैडर, टू अपर वजाइना एंड टू मिडल वजाइना, क्योंकि आप जो कट ले रहे हो वो उसके ऊपर लोगे ना, कि ऑब्वियसली अगर आप वजाइना नहीं निकाल रहे हो तो यू कैन ओनली मोबिलाइज टिल द बेस ऑफ ब्लैडर. अगर आप 1 to 2 सेंटीमीटर निकाल रहे हो तो यू विल हैव टू मोबिलाइज अप टिल द अपर वजाइना, एंड अगर आप रेडिकल कर रहे हो तो यू विल हैव टू मोबिलाइज टिल द मिडल वजाइना. ठीक है. रेक्टम इज नॉट मोबिलाइज्ड इन सिंपल, मोबिलाइज्ड टिल सर्विक्स in modified and mobilized below cervix in type 3. And surgical approach उन्होंने दिए हुए हैं that we can do all 3, but we know lag trial supported, कि lag trial and उसके बाद आए हुए 2 trials they said that survival benefit जो है वो open में ही है. There are few new studies which are coming that minimally invasive can be done, but they are also not supportive of a open or a robotic modality. All of them still prefer an open approach for radical hysterectomy. Okay. Then a quick question, anybody has seen a trachelectomy ever? No, I haven't. Any idea how it's done? Anyone know? Leave it. Continue. हमारे स्टूडेंट टाटा से वो बोले मैंने एक ही देखा है खुद ने. नहीं कैसे क्या करते हैं वो? बुक में देखा है.
वाह वाह वाह। क्लासिक इशराक आंसर। ठीक है, ओके। सो एक मतलब आई विल शो ऑल ऑफ दिस इन पीपीटी, मैं बस एक आउटलाइन देने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सो ये है adjuvant radiation में there is a 3 system classification of adjuvant radiation and adjuvant chemoradiation. तो whenever we do a hysterectomy for stage 1A2 to 2B1, ठीक है, तो adjuvant देना है या नहीं देना वो किस पे डिपेंड करता है। there is a 3 system classification. So इसमें आता है high risk. high risk कब होगा? जब margin lymph node या parametrium में से कुछ भी पॉजिटिव है तो। अगर मार्जिन पॉजिटिव है, लिम्फ नोड पॉजिटिव है या पैरामेट्रियम पॉजिटिव है तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन विद कीमोथेरेपी देनी होगी। इसका एविडेंस है GOG 1095, ठीक है। इंटरमीडिएट रिस्क क्या है? जो कहता है कि आपको रेडिएशन देना होगा, कीमोथेरेपी प्लस माइनस है। इसमें आती है 3 चीजें, LVI, स्ट्रोमल इन्वॉल्वमेंट और ट्यूमर मोर देन 4 सेंटीमीटर। ट्यूमर मोर देन 4 सेंटीमीटर तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ट्यूमर मोर देन 4 सेंटीमीटर तो हम ऑपरेट ही नहीं कर रहे, बट जस्ट इन केस अगर वो ऑपरेट हो गया है एंड ट्यूमर इज मोर देन 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है, तो ये 3 जो है दे विल डिसाइड कि इन 3 में से अगर 2 चीजें भी पॉजिटिव है ना, देन वी विल हैव टू गिव रेडिएशन प्लस माइनस कीमो, ठीक है, बट रेडिएशन तो देना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं जो तुम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट को बोलते हैं क्राइटेरिया या और उसको पीटर मैं पीपीटी दिखाऊंगी अभी। ओके सॉरी। अच्छा, बाकी सारे लो रिस्क है, उनको एडजुवेंट नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, सो ठीक है, बाकी आई थिंक वी कैन कंटिन्यू विद द पीपीटी। ओके, सो यहाँ पे ना, सो ट्रीटमेंट वी विल गो, इट विल डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ डिजीज, द एज ऑफ द पेशेंट, जनरल कंडीशन, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, ट्यूमर कैसा है। मोडालिटीज हमने पढ़ी ली हैं, सर्जरी, रेडिएशन, कंबाइंड कीमो रेडिएशन या सिर्फ कीमोथेरेपी हो सकती है, ठीक है। तो 1A1 पे हम आते हैं। 1A1 हमने क्या पढ़ा था? 1A1 इज लेस देन बेसिकली माइक्रोस्कोपिक डिजीज, लेस देन 3 mm, ठीक है। 1A1 बट ये पता कैसे चलता है माइक्रोस्कोपिक डिजीज? भाई कोनाइजेशन पे, ट्रैकिलेक्टमी पे या फिर स्क्रीनिंग चलता रहता है ना। स्क्रीनिंग में तेरे को डाउट हुआ, तूने बायोप्सी किया या सिंपल हिस्टेक्टमी किया, बट मतलब वो तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, बट जैसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें अगर या फॉर सम बिनाइन केस यू डिड अ हिस्टेरेक्टमी, उसमें आया, रिपोर्ट में आया, और देयर इज सम अल्सर और समथिंग लुकिंग सस्पिशियस, वो सब है ना अभी, वो क्या बोलते हैं उसको, कॉल्पोस्कोपी। बट ये तो इट इज नॉट विजिबल ना, इट्स माइक्रोस्कोपिक। No, हाँ, let's तो say colposcopy, हाँ वही, as in somebody has had a HSIL or a MSIL on their pap smears and they want to go for surgery, या फिर उन्होंने conization करवा लिया तो उस पे आ गया, that's it. ओके, बट उसमें भी अगर आपने जो बायोप्सी ली है उसमें मार्जिन्स कम आउट टू बी पॉजिटिव, इट्स नो लॉन्गर 1A, इट्स 1B, ओके। तो yeah, that seems like an important point, we wouldn't teach that, no? Everybody is comfortable with हिंदी ना, मैं भूल गया, संडे को तो थोड़ा डिस्टेंट लोग भी रहता है। बोलिए मैडम। हाँ, मुझे इतनी अंग्रेजी आती नहीं भाई, पहले तुसी पंजाबी भी कर सकते हो, कोई गल नहीं। नहीं पंजाबी नहीं कर सकते, हिंदी मुश्किल से मैं सीखा हूँ। 1B1 का तो वही लग रहा है ना कि मतलब इतना स्पेसिमेन है, उसमें भी पॉजिटिव है, मतलब वो 5 mm से ज्यादा ही है। हाँ, तो ओके, सो 1A था 5 mm से कम, डिवाइडेड इनटू 1A1 इज 3 mm से नीचे, 1A2 इज 3 से 5 mm, ठीक है। तो 1A1 है, अब हमारे पास ऑप्शन है कि पेशेंट फर्टिलिटी चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, ठीक है। अगर फर्टिलिटी चाह रहा है तो यू कैन ओनली डू कोनाइजेशन, ठीक है, प्रोवाइडेड द मार्जिन्स आर नेगेटिव। मतलब अगर आप कोनाइजेशन करके आए हो, मार्जिन नेगेटिव है, उसको छोड़ दो, ठीक है। बट अगर फर्टिलिटी डिजायर्ड नहीं है या फैमिली कंप्लीट है, नाउ यू हैव टू डू अ एक्स्ट्राफेशियल हिस्टेरेक्टमी टाइप 1, जो हमने उस टेबल में पढ़ा था, बाटला मैडम वाला। स्टेज 1A1 में वी वर डूइंग टाइप 1 हिस्टेरेक्टमी, ठीक है।
इसमें एक ऑप्शन भी है कि लेट्स से इफ द पेशेंट डज नॉट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, यू कैन आल्सो ऑफर हर रेडिएशन, दैट इज इंट्राकैविटेटरी ब्रैकीथेरेपी अलोन, बिकॉज इट इज अ वेरी अर्ली डिजीज. जो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी होता है रेडिएशन में, वी हैव टू गिव 65 to 75 gyri to point A in 1 or 2 insertions. ठीक है, तो इन्होंने देखा था, there was a study by Hamburger, they said that there is no regional failure in 41 patients who were treated only with intracavitary radiotherapy and morbidity was also minimal. ठीक है, then lymph node metastasis, हमने याद किया था कि आप जब 1A1 with LVSI पे जाते हो तो lymph node जो है suddenly बढ़ जाता है. तो माने 1A1 तक अभी तक हम lymph node की बात भी नहीं कर रहे थे, बट 1A1 with LVSI और 1A2 onwards lymph node जो है सीधा 0.5 से 4.8 हो जाता है. ठीक है, तो here we will have to address lymph nodes from now onwards. ठीक है, and most common group of lymph nodes जो हैं वो होंगे parametrial, obturator, internal और external iliacs और common iliac lymph nodes. ठीक है, 1A2 से एड्रेस करना है ना? हाँ, 1A1 with LVSI से एड्रेस करें. 1A1 with LVSI. अगर LVSI नहीं है तो नहीं करना है. नहीं करना. बेसिकली यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस, कब नहीं करना है, एक ही चीज है 1A1 with no LVSI, या बाकी सब में करना ही है. तो LVSI कैसे पता चलता है? मगर पोस्ट हिस्टेक्टमी पता चलता ना? बायोप्सी में भी आता है. बिट बायोप्सी में भी आता है ना? आज तक हमारे में नहीं आया You can भाई. see it. In our small biopsy never LVSI is mentioned. नहीं, What is that is LVSI? dependent on the pathologist. It's dependent on the pathologist. नहीं मेका व्हाट इज LVSI? लिम्फोवेनस स्पेस इन्वेजन. वो तो पैरामीटर उधर रहता ना? नहीं, it's in the tumor. We are talking about the tumors, lymphatics and vessels. नहीं, बेसिकली डाउट उसका वो है कि हेड नेक में एज ओरल कैविटी ट्यूमर्स आर बिग, वी ओनली टेक चंक ऑफ इट ना, तो इन दैट वी कैन नॉट डिफाइन LVSI. You can. It depends on your pathologist. No, If there are vessels visible or lymphatics visible in a single cut of that Bit tumor, biopsy. you can actually visualize. Bit biopsy maybe. Okay. Small bit biopsy. But I mean, it's a chance occurrence. occurrence. Not always there will be In vessels oral or cavities, lymphatics. I'm sure we cannot tell the LVSI on that small biopsy. Possibly. पता नहीं. No, neither in LVSI nor in अपन adenocarcinoma of rectum, wherever colonoscopy biopsy. I have never seen in small biopsy they are mentioning any LVSI. नहीं करते हैं, मतलब these are only in centers like say what is that called? ये Gorgeous वगैरह में ही करता है वो सब. Center of Oncopathology वगैरह. Otherwise it's not usually commented upon. नहीं, जैसे हेड नेक में LVI is also 1A1 with LVSI and 1A2 माने 3 mm के ऊपर का कुछ भी with LVSI या फिर 5 mm के ऊपर का ट्यूमर. lymph node metastasis हमने पिछली साइड से पढ़ा था approximately 4.8% होता है. So now we will have to address lymph nodes also. तो then again fertility preserve करनी है तो फिर conization with extraperitoneal या laparoscopic pelvic lymphadenectomy या फिर trachelectomy with laparoscopic pelvic lymph node dissection आप कर सकते हो. ठीक है, अगर fertility preserve नहीं करनी है तो हमने उस टेबल से पढ़ा था कि 1A2 onwards हम लोग मतलब 1A1 with LVSI और 1A2 onwards हम टाइप 2 करते थे. ठीक है, सो मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी विद पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन. अगर पेशेंट किसी भी तरह की सर्जरी नहीं चाहता या फिर मेडिकली अनफिट है, you can give him intracavitary brachytherapy plus external beam radiotherapy. We will plus external beam radiotherapy because now this patient has risks of lymph node involvement also. What is extraperitoneal lymphadenectomy? Surgical technique है basically. You can do extraperitoneal. Basically, you don't enter the peritoneum at all. आप lateral approach से you can go extraperitoneal and वहाँ see the psoas muscle first and then. This type of surgery you also do for CF penis जब pelvic lymph nodes करना है तो. हाँ. Is it? Okay. Yeah. Like it's like a step sort of. I mean, Yeah. in that plane and reach the. You can check out there is a extraperitoneal cystectomy की video या extraperitoneal prostatectomy की videos on YouTube. They start with Extraperitoneal hysterectomy देख लो भैया.
ठीक है। हाँ वो I'll भी check it out. होती है। Thanks. एक्स्ट्रा पेरिटोनियल CRS भी होता है उसका, पर बेसिक मोटिव ये रहता है कि पेरिटोनियम में म्यूसिन है या बहुत सारा कुछ है, पर अब ये तो फर्टिलिटी डिजायर्ड वाले पेशेंट को एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कर रहा है। आई थिंक ओवेरियन वेसल्स और उन सब को टच ना करे उसकी, इसलिए हाँ। शायद ऐसे कर रहा है वो। या एडहेजन्स ना बने या हाँ। पेरिटोनियम को आप छेड़ो मत, इसलिए। ठीक। ठीक है। So, but if you are not fertility desiring, तो आप MRH with pelvic lymph node dissection, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, फर्टिलिटी स्पेयरिंग, ये हमने पहले भी उस पीपीटी मतलब उस PDF में पढ़ा था कि अगर आप फर्टिलिटी स्पेयरिंग कर रहे हो, ठीक है, सो किसी का आवाज आ रहा है थोड़ा सा, तो हमने जैसे मेरा सॉरी किसी का बायोप्सी आ रहा है विद नेगेटिव मार्जिन्स, तो अभी वो स्टेज 1A1 ही है, LVSI नहीं है, तो आप जो है what do you basically it should have a preferably non-fragmented specimen with at least 3 mm negative margins. अगर positive margins है तो फिर वो 1B बनेगा, ठीक है। तो now हमने ये पहले भी पढ़ा था कि how do you follow up this patient, history and physical examination with pap smears. We will do pap smear every 3 to 6 months for 2 years, 6 to 12 months for 3 to 5 years और 5 साल के बाद annually जैसे सबका करते हैं। अरे ये बताओ, पर वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच तो हम लोग वैसे ही जाते हैं जैसे हम मिड लाइन में जाते हैं, तो क्या पेनिस में मिड लाइन से नहीं जाते क्या? नहीं, आप समझे नहीं। पेनिस का ये रहता है कि जैसे आप गए मसल ओब्लिक्स को सेपरेट किया और पेरिटोनियम में एंटर ही नहीं किया, बाहर से नोड निकाल के लिए। नहीं वो तो मैं समझ गई, पर उसका मतलब इंसिजन कैसे लेना है? इंग्वाइनल साइड से? हमारा एक हुआ था, उसका इंग्वाइनल लिया था। दोनों सेपरेट भी ले सकते, मतलब ट्रांसवर्स ले सकते हैं, मिडलाइन भी ले सकते हैं, इंग्वाइनल भी लेके कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, मतलब जो नॉर्मल हम GND करते हैं वहाँ से PND कर सकते हैं क्या? हाँ, हमारे में इनफैक्ट वैसे ही करते हैं, जो इलियो इंग्वाइनल होता है ना, ब्लॉक डिसेक्शन जो होता है वो वैसे ही करते हैं, इंग्वाइनल करके ऊपर फिर वो एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस को रिट्रैक्ट करके एक्स्ट्रा पेरिटोनियली ऊपर आइलियक लिम्फ नोड डिसेक्शन। ओके, तो फिर इंट्रा पेरिटोनियल डिसेमिनेट नहीं होना। हाँ ठीक है। एक बार देखा मैंने जब वो पेनिस के लिए कर रहे थे इंग्वाइनल अप्रोच में। चलो, सो अब यहाँ पे विल कम नेक्स्ट। अगर जैसे आपने फर्टिलिटी स्पेयरिंग किसी का किया है, वी हैव डन अ बोन बायोप्सी, अब उसका 1A1 विद LVSI है, ठीक है, तो अब आप उसका पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी भी करोगे, ठीक है, या फिर ट्रैकिलेक्टमी किया है तब भी पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी करोगे। नाउ अब आती है वो 3 चीजें जो हमने पढ़ा था ना, रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, कि हाई रिस्क क्या था? हाई रिस्क वो था जिसका पेल्विक लिम्फ नोड पैरामेट्रियम या फिर मार्जिन पॉजिटिव आ जाए। तो अगर इन 3 में से एक भी चीज पॉजिटिव आ गई तो आप मेक श्योर करोगे पहली चीज कि कहीं और तो मेटास्टेसिस नहीं है, इमेजिंग वर्कअप में कहीं और मेटास्टेसिस नहीं आया, सिर्फ या तो नोड पॉजिटिव आ गया या मार्जिन पॉजिटिव आ गई या पैरामेट्रियम पॉजिटिव आ गया। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो आपको EBRT प्लस CTRT मतलब EBRT प्लस कॉन्करेंट प्लैटिनम कंटेनिंग कीमोथेरेपी देनी है, ठीक है, CTRT देना है। अगर इंटरमीडिएट रिस्क आया, इंटरमीडिएट रिस्क हमने क्या पढ़ा था, वो सेल्डीज क्राइटेरिया वाला, कि उसका जो है प्राइमरी ट्यूमर साइज 4 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्ट्रोमल इन्वेजन नहीं होना चाहिए या LVSI नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई 2 भी पॉजिटिव है, there is a combination of more than 2 or more risk factors. Now you have to give that patient EBRT, ठीक है, तो हाई रिस्क पढ़ लिया, इंटरमीडिएट रिस्क पढ़ लिया। अगर ये तीनों ही नेगेटिव हैं, ठीक है, तब आगे you can observe that patient. पैराओटिक लिम्फ नोड भी आप जो है सर्जिकल स्टेजिंग अगर कर रहे हैं, ठीक है, पैराओटिक लिम्फ नोड्स भी आप अगर वो करते हैं, स्टेजिंग करते हैं और लेट्स से वो पॉजिटिव आ जाता है, तब अगेन यू हैव टू सी दैट पेशेंट का कहीं और डिजीज तो नहीं है। अगर और कहीं डिजीज नहीं है, सिर्फ लिम्फ नोड्स में ही डिजीज है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेज क्या हो गया, ही बिकम्स अ 3C2,
ठीक है. Now you don't have to operate that patient. Give him extended beam radiation plus concurrent platinum containing chemotherapy plus minus brachy. और मेटास्टेटिक है तो सिस्टमिक थेरेपी. ठीक है ना. अब वही नॉन फर्टिलिटी स्पेयरिंग क्या हुआ, किसी का आपने हिस्टेरेक्टमी किया, इन 1A1 सिंपल हिस्टेरेक्टमी किया. ठीक है. तो सिंपल हिस्टेरेक्टमी में, एक्स्ट्राफेशियल हिस्टेरेक्टमी में मार्जिन्स नेगेटिव आ गए. ठीक है. और उसके बाद आपको कोई हाई रिस्क फीचर्स उसमें नहीं आए. ठीक है. तो वही फॉलो अप विल बी द सेम. हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन 6 मंथ्स और फिर 3 to 5 years तक 6 to 12 months और फिर एनुअली. बट लेट्स से अगर किसी के जो है पॉजिटिव आ गए मार्जिन्स, देन अगेन इट बिकम्स अ पॉजिटिव मार्जिन इज अ इंडिकेशन फॉर रेडिएशन इन द concurrent chemo radiation in the adjuvant setting. ठीक है. फिर ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया ना कि नेगेटिव अगर पेल्विक लिम्फ नोड पॉजिटिव आ गया, मार्जिन पॉजिटिव आ गया, पैरामेट्रियम पॉजिटिव आ गया तो कॉन्करेंट CTRT. और वही सेल्डीज क्राइटेरिया में कोई 2 पॉजिटिव आए तो रेडिएशन देना है, कीमो प्लस माइनस है. पैराओटिक लिम्फ नोड अगर आपका पॉजिटिव आता है बाय स्टेजिंग तो आप देखते हो कहीं और डिजीज है या नहीं है, कहीं और है तो सिस्टमिक, नहीं है तो CTRT, क्योंकि इट्स अ स्टेज 3 डिजीज. ठीक है. देन अगेन वही स्टेज 1A1 विद LVSA और स्टेज 1A2, इसमें आप जो है टाइप 2 मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टमी प्लस पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी कर रहे थे. ठीक है. दूसरा ऑप्शन आप क्या दे रहे थे पेशेंट को, EBRT प्लस ब्राकी दे रहे थे अगर पेशेंट मेडिकली फिट नहीं है तो. इट फॉलोज द सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग. तीनों में से कुछ भी पॉजिटिव है, नोड्स, मार्जिन, पैरामेट्रियम, CTRT, तीनों नेगेटिव हैं, पर सेल्डीज में से कोई 2 पॉजिटिव है, रेडिएशन प्लस माइनस कीमो. और वही पैराओटिक पे अगर पैराओटिक पॉजिटिव है तो 3C हो जाता है. ठीक है. नाउ दे सेड अभी हमने 1A 1B पढ़ लिया. ठीक है. तो अब उसके बाद आता है 1B1 से 2A, जो हम कहते हैं कि दिस इज दैट बैग जिसमें आप सर्जरी भी दे सकते हो या कीमो रेडिएशन भी कर सकते हो. ठीक है. तो इसमें जो 1B1 और 2A वाले हैं तो उनमें दोनों के दोनों आर फाउंड टू बी इक्वली एफिकेशियस. एडवांटेजेस क्या है सर्जरी के कि आपको एडवर्स पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं वो सिर्फ सर्जरी पे पता चलेंगी. जो आपने बोला ना नोड पॉजिटिव है, पैरामेट्रियम पॉजिटिव है या मार्जिन पॉजिटिव है, वो आपको सिर्फ तभी पता चलता है जब यू हैव अ ऑपरेटिव फाइंडिंग विद यू, हिस्टोपैथोलॉजी फाइंडिंग विद यू. एडजुवेंट ट्रीटमेंट वैसे टेलर हो सकता है. इन यंगर पेशेंट्स यू कैन बेटर प्रिजर्व द सेक्सुअल फंक्शन. ठीक है. बट हाउएवर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं अगर आप हिस्टेरेक्टमी करते हैं तो उनको रेडिएशन पड़नी ही पड़ जाती है क्योंकि कोई ना कोई एडवर्स फैक्टर आ ही जाता है. या तो इंटरमीडिएट रिस्क में आते हैं या वो पेशेंट वो आ जाते हैं, हाई रिस्क में आ जाते हैं. ठीक है. तो देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कि आप बेसिकली उनको ट्राई मोडालिटी ट्रीटमेंट से बचाने की कोशिश कर रहे थे बट ऑपरेट करके आपने अल्टीमेटली उनको वही दे दिया फिर से. ठीक है. देन अगेन 1B1 और 1B2. 1B1 है going up till vagina less than 4 centimeter. 1B2 है going up to the vagina more than 4 centimeter. Going up to the 1B1 है जो हाँ less than 2 to 4 2 to 4 और more than 4. हाँ तो less than 4 वाला हम लोग अभी सर्जरी कर रहे हैं. It was exactly the same, but अब हम 1B1 और 1B2 में जो है now again we will prefer, if we go for a hysterectomy we will go for a type 3 one. ठीक है. if now the patient wants a fertility sparing, वही आप उसको 3 ऑप्शन देते हैं. ट्रैकिलेक्टमी कर सकता है पेशेंट. ट्रैकिलेक्टमी के साथ now because it is more than 1A1 you will have to address the nodes plus minus paraortic lymphadenectomy क्योंकि इनके पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है. it goes the same scenario then again. मार्जिन, पैरामेट्रियम और वो नोड पॉजिटिव है तो CTRT. But now you will also have to do a plus minus vaginal brachytherapy. ठीक है. EBRT, platinum containing chemotherapy and vaginal brachy for stages more than 1B. अगर सेल्डीज क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ पॉजिटिव आता है तो वही रेडिएशन प्लस माइनस कॉन्करेंट प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी और नोड्स आ गए तो CTRT. ठीक है. सेम नॉन फर्टिलिटी स्पेयरिंग है, टाइप 3 हिस्टेरेक्टमी करेंगे एंड वील फॉलो अप द पेशेंट एज इंडिकेटेड. अगर पेशेंट का जो है
रेकरेंट डिजीज आता है, ठीक है, वी विल हैव टू फाइंड आउट किस तरह का रेकरेंट डिजीज है, सेंट्रल रेकरेंस है, लैटरल रेकरेंस है। सर्जिकल एक्सप्लोरेशन अगर आप कर सकते, मतलब फॉर रेकरेंट डिजीजेस इफ इट इज ऑपरेबल वी कैन कंसिडर सर्जिकल एक्सप्लोरेशन इन सर्टेन केसेस। जीनोमिक प्रोफाइलिंग कराएंगे अब आप, FDA अप्रूव्ड ऐसे कराएंगे। और अगर आप मेटास्टेटिक साइट से बायोप्सी नहीं ले पाते तो आप एक प्लाज्मा सर्कुलेटिंग DNA वैलिडेटेड CGP करेंगे, ठीक है। ये सेम हो गया अब, ठीक है। तो 1B1 और 2A, नाउ 1B1 एंड 2A दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड कि अब हम पेशेंट को जो है दोनों ऑप्शंस देते हैं, दोनों में जो है इक्वल, ये वो बैग है जिसमें FDA कहता है कि आप ऑपरेट भी कर सकते हो, CTRT भी दे सकते हो, दोनों के इक्वल वो है, बेनिफिट्स जो है वो इक्वल है। आगे हम कुछ स्टडीज पढ़ेंगे, ठीक है, उन स्टडीज में बताया गया है कि दोनों का जो सर्वाइवल है वो सेम है, ठीक है। इन मोर मतलब जो फॉलो अप स्टडीज है उनमें भी सर्वाइवल सेम है, हाउएवर एडिनो और स्क्वामस में जो है थोड़ा बहुत सर्वाइवल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये है 1B1 और 2A, दोनों आप इक्वली कर सकते हो, आप CTRT भी दे सकते हो। CTRT से मेरा मतलब है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, ब्रैकीथेरेपी एंड कीमो which is cisplatin based chemotherapy, ठीक है। तो you have to give two kinds of radiation, EBRT plus cisplatin based chemotherapy plus brachy, या फिर you can do a type 3 radical hysterectomy plus pelvic lymphadenectomy plus minus para-aortic lymph nodes, ठीक है। It will follow the same thing, कुछ तीनों में से पॉजिटिव आया तो CTRT, बट हियर हमने पढ़ा था पिछली बार से 1B ऑनवर्ड्स आपको वैजिनल ब्रैकी देनी पड़ती है, तो द थिंग दैट यू वर ट्राइंग टू सेव द पेशेंट फ्रॉम, आपको उसको अल्टीमेटली वही देना पड़ रहा है, ट्राई मोडालिटी ट्रीटमेंट। सेल्डीज क्राइटेरिया में से कोई दो पॉजिटिव आया तो रेडिएशन प्लस माइनस कीमो, और पैराओटिक है तो CTRT, ठीक है। देन अगेन वही रेकरेंस, अब जब फॉलो अप में रेकरेंस आता है तो वी विल नीड एडिशनल इमेजिंग एंड बायोप्सी, इफ कांट टेक बायोप्सी प्लाज्मा ctDNA। नाउ फ्रॉम इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्टेज 1B3 और 2A2 ये क्या ट्यूमर्स हैं, ये ट्यूमर्स हैं which are more than 4 centimeters, you do not consider surgery for these patients, so first यानी category 1 treatment in these patients because he is a high risk patient, he has more than this patient has more than 4 centimeter का tumor, do not prefer surgery for this patient, we will give a EBRT plus brachy plus concurrent platinum chemotherapy, ठीक है। कैटेगरी 2B ट्रीटमेंट है रेडिकल हिस्टेरेक्टमी प्लस पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी प्लस पैराओटिक लिम्फेडेनेक्टमी, ये 2B है। कैटेगरी 3 ट्रीटमेंट क्या है कि आप पेल्विक EBRT दो, साथ में बेसिकली आपने कीमो रेडिएशन दिया और उसके बाद एक सिलेक्टिव कंप्लीशन हिस्टेरेक्टमी कर दी, ये कैटेगरी 3 है जो कोई फॉलो नहीं करता। स्टिल नाउ 1B3 एंड 2A में कैटेगरी 1 ट्रीटमेंट इज EBRT एंड ब्रैकी एंड कॉन्करेंट कीमो, ठीक है। या फिर अगर आपने किसी को छोटा ट्यूमर समझ के ऑपरेट कर दिया है, रेडिकल हिस्टेरेक्टमी प्लस पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी कर दी है, देन अगेन यू फॉलो द सेम, हमने जो अभी तक पढ़ा है एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। नाउ इस ट्रायल की मैं बात कर रही थी, लैंडनी एट ऑल, ये 1997 में आया था ट्रायल, ठीक है। इसकी वजह से हम जो इस पे पहुंचे हैं स्टेज 1B1 एंड 2A1, जब हम कहते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट है, आप CTRT करिए या सर्जरी करिए पेशेंट के लिए, टाइप 3 हिस्टेरेक्टमी करिए, दोनों इक्वल रिजल्ट्स देंगे। दिस इज बेस्ड ऑन दिस ट्रायल नेम्ड लैंडनी एट ऑल, ही रैंडमाइज्ड 469 women with stage 1B and 2A cervical cancer। इन्होंने 172 पेशेंट्स का जो है टाइप 3 रेडिकल हिस्टेरेक्टमी किया था, और उसके बाद जिस किसी को भी 2B के ऊपर या फिर स्ट्रोमल इन्वेजन पॉजिटिव मार्जिन नोड पॉजिटिव आया था तो उसको रेडिएशन दे दिया था, और दूसरे आर्म में उन्होंने सर्जरी नहीं की थी, बेसिकली पेशेंट को जो है EBRT और ब्रैकी दी थी। उन्होंने देखा कि फॉलो अप करने के बाद आफ्टर 87 मंथ्स ओवरऑल सर्वाइवल एंड डिजीज फ्री सर्वाइवल वर नियरली आइडेंटिकल, ठीक है। इसका एक फॉलो अप आया था, लॉन्ग टर्म फॉलो अप इन 2017, ठीक है। सो हियर यहाँ पे जो है वो 4 सेंटीमीटर वाला जो हमारा अब आया है कि 1B3 जो हम कहते हैं ना, 1B3 एंड 2A2 ऑनवर्ड्स जो है हम मतलब 4 सेंटीमीटर के ऊपर के ट्यूमर का डू नॉट ऑपरेट दैट पेशेंट, टेक फॉर CTRT। यहाँ से आपको पता चला था
कि इन्होंने जो है दे रैंडमाइज्ड 2 आर्म्स, वही आर्म्स को जो है उन्होंने आफ्टर 19 इयर्स दे स्टडीड, सो उन्होंने ये देखा था कि ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट जो है दोनों में व्हेन दे टुक इट एज ऑल टुगेदर तो सेम था, बट स्क्वामस और एडिनो में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। इसके मैंने एक सेकंड रिजल्ट्स का एक फोटो लिया हुआ है, ठीक है। सो हियर दे फाउंड आउट that 20-year overall survival was 72 and 77% for surgical and radiation arms, which is non-significant. But जब इन्होंने further tumor histology देखी तो उन्होंने देखा कि squamous में जो है overall survival benefit is 72% for the radiation arm, 82% for the surgery arm, slightly better for the surgery arm, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने जो है ये ट्यूमर्स मोर देन 3.5 सेंटीमीटर के एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है, then there was no difference in overall survival in these patients. तब जो है सर्वाइवल जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया था। तो दिस इज व्हेन वी से कि 4 सेंटीमीटर के ऊपर का ट्यूमर एक्सक्लूड करके नीचे वाले को आप रेडिएशन दो या कीमो दो बराबर है, सॉरी रेडिएशन दो या CTRT दो बराबर है, ठीक है। बट इन्होंने जब एडिनो कार्सिनोमा हिस्टोलॉजी देखा तब इन्होंने देखा कि ओवरऑल सर्वाइवल जो है दैट इज 71% फॉर सर्जरी एंड 47% फॉर रेडिएशन, ठीक है, एंड रेकरेंसेस 28% थे उस आर्म में, ठीक है। सो हियर दे फाउंड आउट इट वाज अ लिटिल फॉर दीस टू हिस्टोलॉजीज, ठीक है। सो देयर दे सेड दैट लेस देन 3 सेंटीमीटर ट्यूमर को आप सर्जरी एडवाइस कर सकते हो एंड एडजुवेंट रिस्क जो है उनका रेडिएशन का वो कम होगा, क्योंकि सर्जरी लेस देन 3 सेंटीमीटर ट्यूमर में गेव ऑलमोस्ट इक्वल आउटकम्स एज कंपेयर्ड टू कीमो रेडिएशन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था, 10 बार पढ़ लिया अब तक तो, कि हाई रिस्क फीचर, पैरामीटर, लिम्फ नोड और मार्जिन पॉजिटिव। इंटरमीडिएट रिस्क फीचर्स क्या होते हैं? सेल डीज क्राइटेरिया, 2 या मोर फीचर होने चाहिए, LVI, लार्ज ट्यूमर या डीप स्ट्रोमल इन्वेजन, और लो रिस्क मतलब इनमें से कुछ नहीं। ये था जो इशफाक कह रहा था कि ये जो सेल डीज क्राइटेरिया है ये GOG 92 के ऊपर बेस्ड है, जो कि 1999 में आया था। इसमें क्या है, वही 3 हमने देखे, मैंने इसको ट्रिपल एस से याद किया, LVSI, ठीक है। तो ट्यूमर मैंने इसको ट्रिपल एस से याद किया है, स्ट्रोमल इन्वेजन, साइज और ये SI को भी SI याद किया है। हाँ, कर सकते हैं, अच्छा तरीका है। तो इसमें जो है आप आओ पहले सुपरफिशियल वाले पे। तो अगर सुपरफिशियल ट्यूमर है तो ये एक अच्छा फैक्टर है, तो उसके अलावा बाकी 2 फैक्टर जो है खराब होने चाहिए। तो बड़ा ट्यूमर यानी 5 सेंटीमीटर के ऊपर का ट्यूमर और LVSI इज एन इंडिकेशन फॉर रेडिएशन। मिडिल 1/3 है माने थोड़ा खराब है, ठीक है। तो छोटा ट्यूमर विद LVSI इज एन इंडिकेशन फॉर रेडिएशन। तो 2 खराब चाहिए ना इनमें हमें बेसिकली। तो सुपरफिशियल ट्यूमर में LVSI और ट्यूमर का साइज बड़ा कर दो। मिडल अपने आप में थोड़ा खराब है तो 2 सेंटीमीटर के ऊपर का कुछ भी ट्यूमर और LVSI पॉजिटिव। डीप हो गया तो डीप और LVSI अगर पॉजिटिव है मतलब खराब ट्यूमर। तो अगर कोई भी ट्यूमर का साइज है कुछ भी है बट डीप में है इन्वेजन और LVSI पॉजिटिव है, गिव रेडिएशन टू दैट पेशेंट, ठीक है। मिडिल या डीप अभी तो लेस देन 50% एंड मोर देन 50% ये रिपोर्ट में आता है ना, ऐसे तो नहीं आता ना। अब तो ऐसे ही आता है, नहीं देते वो, ऐसे नहीं देते। तो मोर देन 50% इज अ हाई रिस्क, वही मानते हैं वो तो ओनली स्टेज 2 में ही चला जाता है। वो LVSI अगर पॉजिटिव नहीं है तो मिडिल डीप मोर देन 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर, गिव रेडिएशन, ठीक है। डोज क्या है? स्टेज 1A2, 1B1 और 2A1, इन सब में आपको देना है 45 गायराए एट 2 गायराए पर फ्रैक्शन 4 से 5 हफ्ता सारे पेल्विस को, विद सिस्प्लाटिन 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर वीकली एक बार देना होता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप वॉल्ट को रेडिएशन देते हो तो 6 गायराए रेडिएशन 2 फ्रैक्शन देने हैं at 5 mm from the surface of the wall, 2 sessions 1 week apart। अरे एक डेविटा की वो टेबल थी ना जिसपे हर बार MCQ आता था और मेरा साला हर बार रॉन्ग होता था, वो इसके लिए है कि एंडोमेट्रियम के लिए है?
वो तुम बोल रहे वो मुझे लगता है एंडोमेट्रियम बोल रहे हो, IVRT हाँ प्लस वो एंडोमेट्रियम, IVRT और IMRT ऑब्जर्वेशन, IVIM ऑब्जर्वेशन ग्रेड 1 ग्रेड 2 वो एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो आगे आते हैं। तो सर्जरी जो है अलोन इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। तो यूजुअली जो है कोई ना कोई इनमें पॉजिटिव आ जाता है, बट हमने लैंडनी के लॉन्ग टर्म ट्रायल से देखा था कि अगर आप छोटे लेस देन 3 सेंटीमीटर ट्यूमर है तो हो सकता है उसमें चांसेस हों कि इनमें से कोई हाई रिस्क फैक्टर ना आए, ठीक है, क्योंकि वो छोटे ट्यूमर है। बट मोर देन 3 सेंटीमीटर्स के ऊपर आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई पैथोलॉजिकल फैक्टर आ ही जाएगा कि आपको उसको ट्राइमोडालिटी ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं स्टेज 1B, 2, 1B3 और 2A, यानी कि 1B2 माने मोर देन 2 सेंटीमीटर, लेस देन 4 सेंटीमीटर, मोर देन 4 सेंटीमीटर और वजाइनल इन्वॉल्वमेंट का। इसमें आता है वो 3 चीजें कि आप सर्जरी करोगे, कॉन्करेंट कीमो रेडियो करोगे या NACT करोगे। तो NACT जो है मोस्टली जो स्टडी आई थी, एक टाटा से भी स्टडी आई थी डॉक्टर सुदीप गुप्ता की, उसने भी बोला था कोई फायदा नहीं है, देखिए, ठीक है। तो मोस्टली अब हम जो 1B2 to 2A वाला वो बास्केट है, जब आप मतलब एक्सक्लूडिंग B3 बिकॉज B3 में आप CTRT करते हो, बट 1B2 to 2A वाला वो बास्केट है जो हमने पढ़ा था कि आप फीगो कहता है आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन गिव कीमो रेडिएशन ऑल्सो, यू कैन गिव सर्जरी ऑल्सो, ठीक है। तो 1B2 to 2B इन्होंने जो है देयर वर स्टडीज जिन्होंने जो है न्यूएडजुवेंट कीमो स्टडी किया था, तो उनका ये रैशनल था कि आप जो है यू कैन यूज इट एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस द नीड ऑफ पोस्ट ऑप रेडिएशन, आउटकम इम्प्रूव हो जाएगा। तो इन्होंने देखा था कि प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल में कुछ बेनिफिट आया था, बट सर्वाइवल में कोई बेनिफिट नहीं आया था। इनफैक्ट टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट को डिले हो गया था, और रिस्पॉन्सेज भले आए थे, बट उसके बाद जो कुछ cells थे, there were some cells which became in fact resistant to radiation, ठीक है। तो therefore they did not carry ahead with this idea of neoadjuvant chemo। और एक दो जो अच्छे पेपर्स आए हैं on NACT, one which I was talking about डॉक्टर सुदीप गुप्ता का 2018 में, उसके अलावा EORTC 55994 और एक केंटर, इन सब ने देखा है कि अगर आप neoadjuvant कीमोथेरेपी देते हो for 1B2 और 2A, तो पेशेंट का जो है पेल्विक कंट्रोल, डिजीज फ्री सर्वाइवल खराब हो जाता है एज कम्पेयर टू कीमो रेडिएशन, और अल्टीमेटली पेशेंट को सर्जरी के बाद दोबारा कीमो रेडिएशन के वो फैक्टर्स आ जाते हैं, कीमो रेडिएशन के फैक्टर मतलब हाई रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है न्यूएडजुवेंट कीमो दे के। और देन अगेन इट कम्स टू वही कीमो रेडिएशन वर्सेस सर्जरी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा CTRT, तो EBRT विद कॉन्करेंट कीमोथेरेपी जो है स्टैंडर्ड ऑफ केयर है इन 1B2 to 2A। उससे जो है अच्छा कंट्रोल आता है, ट्यूमरसाइडल डोजेस दे सकते हो, ऑर्गन प्रिजर्वेशन होता है, और ट्यूमरसाइडल डोज जो है आप मोर देन 85 गायराए तक जा सकते हो अगर हाई रिस्क वॉल्यूम तक है, अदरवाइज वही है जो हमने अभी पढ़ा था 50 गायराए विद कीमोथेरेपी वीकली सिस्प्लैटिन। तो इसमें जो है आप कॉन्करेंट जब कीमो देते हो तो कीमो का काम क्या होता है, एक तो वही माइक्रोमेटासिस कंट्रोल करना, दूसरा रेडियो सेंसिटाइजेशन देना, ठीक है। फिर ये कुछ ट्रायल्स आए थे, ये सारे मैं अभी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, बट इन सारे ट्रायल्स से जो है ये निकल के आया था। तो ऑल ऑफ दीज ट्रायल्स, कीज, पीटर्स, मॉरिस, विटनी एंड रोज, ये दे ऑल वांटेड टू स्टडी कि क्या हम रेडिएशन दे के अकेले काम चला सकते हैं। इफ वी स्किप आउट कीमो, देन कैन surgery be equivalent to only radiation, or do we have to give chemo? So all of these trials, excluding 2 trials, PRC और एक कीज को छोड़ के बाकी सब ट्रायल्स में उन्होंने देखा था कि you need chemo for, मतलब you need chemo radiation for 1B2 to 2A for it to be an equivalent to surgery, ठीक है। तो I'll not go into very detail, but ये टेबल में जो है वो इसमें दिया हुआ है। पहला PRC, तो उन्होंने बोला था कि ये नेगेटिव ट्रायल है कि रेडिएशन इज एज गुड एज सर्जरी, बट इन्होंने बोला था कि देयर वर अ लॉट ऑफ कंफाउंडिंग फैक्टर्स, ठीक है, तो दे डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट।
फिर एक वो आया था मेटा एनालिसिस, इसने बोला था कि कॉन्करेंट सिस्प्लैटिन बेस्ड कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन से ओवरऑल सर्वाइवल होता है एज कंपेयर टू ओनली रेडिएशन, ठीक है। देन अगेन केम ये जॉन ग्रीन, दिस आल्सो सेड दैट कीमो देने से फायदा होता है, सो कीमो रेडिएशन शोड सिग्निफिकेंट बेनिफिट फॉर लोकल रिकरेंस आल्सो। एंड देयर वाज कीज वाला ट्रायल था, सो कीज वाले ट्रायल ने भी यही बोला था कि जो ओवरऑल सर्वाइवल है इट इज बेटर विद सिस्प्लैटिन कंटेनिंग आर्म। एंड देयर वाज दिस रोज वाला ट्रायल व्हिच आल्सो शोड दैट, इन्होंने बेसिकली 3 आर्म लिए थे, 2 में सिस्प्लैटिन था, एक में जो है वो था हाइड्रोक्सी यूरिया। तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ सिस्प्लैटिन और हाइड्रोक्सी यूरिया अगर आप छोड़ दो तो सिस्प्लैटिन वाले आर्म्स में बेटर सर्वाइवल है, ठीक है। तो ये अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ कॉन्करेंट सिस्प्लैटिन आर इम्पोर्टेंट, हमने पढ़ा कि हम 40 मिलीग्राम देते हैं वंस अ वीक हर कीमोथेरेपी साइकिल के साथ, कि आप बेसिकली पेशेंट को 5 से 6 साइकिल जो रेडिएशन दे रहे हो वंस वीकली बुलाओ, सिस्प्लैटिन दो 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाई रिस्क पेशेंट्स में इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा, why? Because it will help in decrease the systemic recurrence. Where did we get it from? We got it from Embrace 1, ठीक है। And एक और वो उन्होंने दिया हुआ था that whenever you give a cumulative dose of more than 150 mg cisplatin, it was associated with a better survival, ठीक है। अब तक था कि जब तक हम सर्जरी कंसिडर कर रहे थे 1B2 से लेकर 2A1 तक, सॉरी 1B2 से लेकर 2A1 तक। अब उसके बाद हम आते हैं 2B to 4A, इसमें तो सर्जरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस इज ट्यूमर मोर देन 4 सेंटीमीटर and tumors which are involving either the pelvic side wall or going into the lymph nodes. Here it is only EBRT brachytherapy combined with concurrent chemotherapy, ठीक है। इसमें भी आप डोज वही दोगे, 45 to 50 गए रहे, वीकली डोज ऑफ सिस्प्लैटिन 40 मिलीग्राम, और ब्रैकीथेरेपी देते हो आप इंट्राकैविटेटरी या इंटरस्टिशियल, ठीक है। एडजुवेंट कीमोथेरेपी नहीं देते हम लोग। एक ट्रायल आया था आउटबैक ट्रायल, जिसने पढ़ा था कि अगर आप ये सब देने के बाद EBRT विद सिस्प्लैटिन और उसके बाद ब्रैकी देने के बाद और एडजुवेंट कीमो देते हो तो क्या उससे कोई फायदा होता है? तो उसने देखा था कि कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है और आगे फालतू कीमो देके, ठीक है। ओवरऑल सर्वाइवल रेट बिल्कुल सेम आया था दिन में, आपने कीमो दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजीज रेकरेंस का पैटर्न भी सेम था, हाई रिस्क डिजीज पेशेंट हो, नोड पॉजिटिव पेशेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनफैक्ट एडवर्स इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी वर्सन हो जाएगा पेशेंट का, ऑल्दो इट कम्स नॉर्मल आफ्टर 12 months, but there is no significant benefit that you are giving to the patient after giving a chemo radiation plus brachy, और उसके बाद adjuvant chemo देके you will not achieve anything, ठीक है। स्टेज 3 में अब आप ये स्टेज 3 का क्या मतलब है? स्टेज 3 का मतलब है इट इज गोइंग अप टू द पेल्विक साइड वॉल्स और इट इज गोइंग टू द नोड्स, ठीक है। अब आपने पेशेंट को EBRT दिया, विद कीमो दिया और उसके बाद ब्रैकी दिया, इसके बाद भी लेट्स से ऑन फॉलो अप स्कैन्स यू सीन दैट देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ डिजीज दैट इज लेफ्ट आफ्टर EBRT. What are the other things that you can do? You can give brachytherapy, external parametrial boost या external pelvic boost, बेसिकली रेडिएशन और देंगे तो उससे जो है स्टेज 3 रेजिडुअल डिजीज टैकल हो सकती है। नोडल डिजीज, ये हमने पढ़ा था पैरामेट्रियल डिजीज के लिए, नोडल डिजीज के लिए। सो इसमें कहाँ पे जो है लिम्फ नोड मेटास्टेसिस होते हैं, सबसे ज्यादा एक्सटर्नल एंड इंटरनल आइलियाक में होते हैं, फॉलोड बाय कॉमन आइलियाक, ऊपर पैराओटिक में 14, पैरामेट्रियल में 10 और इंग्वाइनल में 3%, ठीक है। सो इन्होंने जो है बोला है कि whenever there is a node positive disease, so जो 5 year survival है वो घट जाता है whenever there is a node positive disease। तो इसमें भी जो है आप you will give I think radiation ही देंगे, I will have to find this out a little more। ये सिर्फ समरी है उसकी जो हमने अभी तक पढ़ा था कि 1A1, 1A2, 1B1, 1B2 में हम क्या क्या करेंगे, तो फर्टिलिटी प्रिजर्व करेंगे या नहीं करेंगे। तो 1A1 विद LVSI हमने पढ़ा था, विदाउट LVSI हमने पढ़ा था लिम्फ नोड्स वी विल नॉट एड्रेस, वी कैन डू कोनाइजेशन या फिर ट्रैकिलेक्टमी या फिर सिंपल हिस्टेरेक्टमी। और 1A2 ऑनवर्ड्स जो है हम लिम्फ नोड्स कर रहे थे। इफ यू वांट टू प्रिजर्व फर्टिलिटी यू कुड डू अ
trachelectomy with pelvic lymph node dissection. Otherwise, you have to do type 2 type 2 hysterectomy. 1B, 1 और 2A onwards हम type 3 hysterectomy कर रहे थे with pelvic lymph nodes, और उसके बाद जो है हम CTRT with brachy कर रहे थे. ठीक है, ठीक है, यही है.